पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों संविधान का निर्माण यानी संविधान भारतीय संविधान का निर्माण तक पढ़ा था। दोस्तों ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट ही और पार्ट सेकंड। ठीक है, चैप्टर क्या था? भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ और हमारे संविधान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स है, यानी हमारे संविधान में है क्या क्या। तो ये हमारे दो मेजर यहाँ पे टॉपिक्स थे। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने भारतीय संविधान का निर्माण तक हम बात कर चुके हैं कि पहले भाई हमारा क्या बनी थी, संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। वो कैसे बनी वो हमने पढ़ा, और असेंबली बनने के बाद दोस्तों आगे क्या हुआ, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने क्या किया, संविधान का निर्माण किया। तो आज हम लोगों को हमारे संविधान की दोस्तों क्या पढ़ना है कि हमारे संविधान में है क्या क्या दोस्तों, क्या क्या विशेषता है हमारे संविधान की। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय संविधान के निर्माण की एक दो बातें और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, फिर हम अपना इसकी विशेषताएं स्टार्ट करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। और दोस्तों प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे वो भी आपको पता है, 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारा संविधान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, या इन्हीं को दोस्तों आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई थी। आधुनिक मनुस्मृति, या सॉरी आप लोग कहोगे आधुनिक मनु की संज्ञा किस व्यक्ति को दी गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। एक्चुअल में ये है क्या दोस्तों, अभी आप लोग सुनो। मैंने आप लोगों को बताया था कि संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा प्रारूप समिति का था। ठीक है, प्रारूप समिति का, इसलिए संविधान सबसे ज़्यादा तो इन्होंने ही बनाया था, प्रारूप समिति ने, इसलिए संविधान इन्होंने बनाया। तो संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, और ये सेकंड इनको आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों। मनु कौन थे दोस्तों, हमारे प्राचीन, आप लोगों ने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है तो दोस्तों मनु जो थे वो हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि थे। उन्होंने क्या किया था, हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन किन्होंने बनाए थे, मनु ने बनाए थे। यानी अगर आप लोगों को हमारे रिलीजन यानी हिंदू रिलीजन के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो आप मार्केट में जाओगे और एक मनुस्मृति के नाम से एक ग्रंथ मिलता है, तो आप लोग खरीद सकते हैं उसको और आप अपने रिलीजन के बारे में वहां पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यानी हिंदू धर्म के रूल एंड रेगुलेशन मनु ने बनाए थे। तो आज के टाइम के हमारे रूल एंड रेगुलेशन यानी मॉडर्न डे के यानी आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई, फिर आज के टाइम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जो संविधान सभा थी उस टाइम पे हमारा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संवैधानिक सलाहकार, तो डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BN राव। दोस्तों ध्यान रखना, BN राव कौन थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, डॉक्टर BN राव। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी ये सलाह देने का काम क्या करते थे, जब हमारी कोई भी समिति थी कुछ भी करती थी तो ये सलाह दिया करते थे कि सही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस सिंपल आप लोगों को ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव थे। नेक्स्ट एक दोस्तों, कई बच्चों के एक पॉइंट में बड़ी दिक्कत थी कि जो हमारा मैंने लिखवाया था आप लोगों को, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, अभी आप बताओ। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड MN रॉय ने की थी दोस्तों, और वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का था। किस पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी को साम्यवाद कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, साम्यवाद। या आप लोगों से पूछा जाए भारत में साम्यवाद का जनक यानी फादर ऑफ कम्युनिस्ट कौन है दोस्तों, वही MN रॉय ही है। ठीक है, भारत में फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी कौन है, MN रॉय है, यानी वही व्यक्ति थे जिन्होंने डिमांड की थी। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट आप याद रखना। अब दोस्तों हम आते हैं अपना
मेन टॉपिक या जो हमारा पार्ट 2 है हमारे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, नोट्स बनाते चलना। मैं बार बार आप लोगों को रिकॉल करवाता हूं, एज इट इज ऐसे ही रखे के रखे क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के, समझ में आया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहली विशेषता लिखो दोस्तों, यहां पे लिखोगे आप संविधान की विशेषता और हमारा यानी साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पहली विशेषता क्या है हमारे संविधान की विशेषता, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत का संविधान, भारत का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान विश्व का, दोस्तों मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित संविधान है। यानी दोस्तों भारत का जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो बहुत सारे पेजेस का है, यानी लिखा हुआ है। वो तो मैंने आप लोगों को बताया था, भारत का संविधान क्या है, एक लिखित संविधान है दोस्तों। ठीक है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन विश्व का ही सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे आप लोग, लिखोगे कि विश्व का इसी में नोट डाल के, ये फर्स्ट फीचर से है भाई, विश्व का सबसे पहला, विश्व में सबसे पहला किस देश का दोस्तों लिखित संविधान था, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका था दोस्तों, वो था यूएसए का था। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान को क्या किया था, बनाया था। समझ में आया। और फिर यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों को, विश्व का सबसे पहला मौखिक संविधान दोस्तों, ऑरली कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, ब्रिटेन का। विश्व का मौखिक संविधान यानी ब्रिटेन में दोस्तों जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ नहीं है, वो कैसा है, ओरली। यानी जब भी कोई नई चीज़ें आ जाती है वो उसी टाइम रूल एंड रेगुलेशन बना देती हैं, कोई पहले से लिखा हुआ नहीं है उनके रूल रेगुलेशन। जैसे हमारे संविधान में लिखी हुई है बातें, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देश चला रहे हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे ही पारंपरिक रूप से वो चले आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना देश क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है। पहला फीचर था, हमने क्या कहा, सबसे लंबा रिटन डॉक्यूमेंट, लॉन्गेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट किसका है, भारत का है। ठीक है, इसी में आप लोग नोट डाल के लिखोगे दोस्तों, नोट क्या, भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है का रीजन क्या दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान में आप लोग लिखोगे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद का मतलब है दोस्तों आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स होते क्या हैं अभी मैं डिस्कस करता हूं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग यानी जिसको हम पार्ट बोलते हैं, तथा 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्ड है, 8 शेड्यूल्ड। आप लोग दोस्तों यहाँ पे ऐसा लिखना कि मूल संविधान में, क्या लिखना आप लोग यहाँ पे, मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान। यानी दोस्तों मूल संविधान का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब संविधान बना था, जब तब की बात हो रही है दोस्तों। जब हमारा संविधान बना तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद, कितने भाग थे, 22 भाग, कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। समझ आया। फिर इसी में कंटिन्यू करोगे, लेकिन वर्तमान में यानी इन फ्यूचर, इन मॉडर्न डे, लेकिन वर्तमान में 450 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं दोस्तों, 450 प्लस अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, और भाग कितने दोस्तों, 22 भाग ही है। ठीक है, 22 पार्ट, तथा दोस्तों 12 अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां। यहां पे थोड़ा सा गौर करना दोस्तों, शेड्यूल्ड अब वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने थे। आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 शेड्यूल्ड थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इन मॉडर्न डे वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 12 हो गई है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद क्या है, ये पार्ट क्या है और ये शेड्यूल्ड क्या है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो
चलिए आगे बात करते हैं। अभी मैंने बताया थोड़ा सा कि ये अनुच्छेद क्या होते हैं दोस्तों। देखो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि ये है हमारा मान लो संविधान। संविधान में हमारे क्या लिखे हुए हैं, रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। वो रूल एंड रेगुलेशन दोस्तों लाइनों में लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं, लाइनों में। जैसे ये फर्स्ट लाइन लिख दी, ये सेकंड लाइन लिख दी, ये थर्ड फोर्थ, इस प्रकार दोस्तों ये मैंने क्या कहा, हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन है ये लाइन्स में लिख दिए भाई। हमारे कितने तक लाइन में लिख दिए, ऐसे करते करते दोस्तों हम इसको ले गए आज के टाइम में 475 प्लस ले गए या 450 प्लस ले गए। आप लोग बोल सकते हो 395 याद रखो अभी के लिए। कितना 395। मैं मूल संविधान की बात ही कर लेता हूं। आज के टाइम में तब हमारे कितने लाइनें लिखी गई थी, कितने रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए थे, तो आप कहोगे 395 लाइनें लिखी गई थी रूल एंड रेगुलेशन। तो इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। सिंपल अनुच्छेद क्या है, कुछ नहीं भाई, वही आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में जितनी रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं लाइनों में, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद। जैसे मैंने कहा ना कि आज के टाइम में 450 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं, यानी 450 प्लस कायदे कानून हो चुके हैं। समझ आया, 450 प्लस। और दोस्तों हर कायदे कानून का अपना एक कायदा कानून होता है। ये मत समझना कि 450 ही नियम है, क्योंकि उनके भी क्या होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों को अभी के लिए नहीं पढ़ना है। बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद तो पता चल गया आप लोगों को 450 प्लस। इन्हीं 450 प्लस अनुच्छेदों को दोस्तों 22 भागों में हमने क्या कर दिया, विभाजित किया। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हमने मान लिया कि भाई पहले से लेके और जो 4 अनुच्छेद है ना, इसको हम पार्ट फर्स्ट में रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट में। इसको हम कहेंगे पार्ट फर्स्ट। 5 से लेके दोस्तों और 11 तक, कितने तक, 11 लिखा मैंने, इसको हम क्या मान लेते हैं, पार्ट सेकंड मान लेते हैं, भाग 2। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर 12 से लेके और कहां तक, 35 तक। 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्या, आर्टिकल्स। 12 से लेके 35 तक इसको हम पार्ट क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। और दोस्तों फिर क्या होगा, 36 से लेके 51 तक हम पार्ट इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। भाग 4 कितने तक आता है अनुच्छेद, 36 से लेके 51 तक दोस्तों। और फिर 51 कै भी आता है दोस्तों, 51 कै, इसको हम पार्ट 4 का मान लेते हैं या 4A, भाग 4A, भाग 4 कै। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते करते हमने अपने इन अनुच्छेदों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 22 भागों में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संविधान को 22 पार्ट में, आप लोग लगा सकते हैं हमारे संविधान के 22 चैप्टर है। ठीक है, मे भी आप लोग समझ चुके हैं कि पार्ट क्या होता है। हमारे संविधान के 22 भाग है दोस्तों। अब 22 भाग है तो आप लोगों को कुछ पार्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन से पार्ट में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट विशेषता इसी के ऊपर बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों ध्यान रखना, पार्ट जो 2 है हमारा, इसमें हमारा नागरिकता के बारे में प्रावधान है। हमारे संविधान में पार्ट 2 में क्या डिफाइन है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहोगे कि सिटीजनशिप के बारे में हमारे प्रोविजंस है। सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में प्रावधान। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि संविधान का कौन से भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो आप कहोगे पार्ट 2 में है। समझ आया। इसी प्रकार दोस्तों पार्ट 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में आते हैं, तो दोस्तों कौन सा पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स। अब आप लोग देखो ना, पार्ट 3 बार बार पेपर में आएगा आप लोगों से। और आर्टिकल्स कितना से कितना, अनुच्छेद कितना से कितना आता है, आप कहोगे कि 12 से 35 के बीच में हमारा क्या है, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों पार्ट जो हमारा 4 है, इसमें किसके बारे में वर्णन है, यानी 36 से लेके 51 तक। इसमें दोस्तों हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, या आप लोग सिद्धांत भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे क्या लिख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या इंग्लिश में आप लोग लिखोगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि हमारी विशेषता ही आएगी आगे। ठीक है, पार्ट 4 में किसके बारे में डिफाइन है, बस आप लोग ये साइड में अपना लिखते जाना कहीं पे।
पार्ट जो 4 का है या 51 का में किसके बारे में डिफाइन है दोस्तों? हमारे फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आप लोगों से डायरेक्ट यही आएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार कौन से भाग में डिफाइन है हमारे संविधान के, या मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में है? अब देखो पार्ट 1, 2, 3, 4 और 4 का में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज डिफाइन है, मौलिक कर्तव्य डिफाइन है। अब ये होते क्या है ये हम धीरे धीरे अपना डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं अपना सेकंड फीचर्स पे आता हूं। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? सेकंड हमारा फीचर्स, एक विशेषता हमने पढ़ी कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और आज के समय में 12 अनुसूचियां है, ठीक है। चलिए अब लिखो आप सेकंड विशेषता, हमारे संविधान की सेकंड विशेषता। सेकंड विशेषता क्या है दोस्तों? आप लोग लिखोगे सार्वभौमिक, ये हेडिंग लिखोगे पहले, सेकंड विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मताधिकार यानी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। तो अब ये क्या होता है इसको डिफाइन कर, जिसने प्रत्येक नागरिक जिसने दोस्तों 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु क्या कर लियो दोस्तों? पूरी कर ली हो, ठीक है, पूरी कर ली हो, तो उसे धर्म यानी रिलीजन, कास्ट जाति, धर्म जाति, सेक्स लिंग, साक्षरता एजुकेशन, साक्षरता और संपदा यानी प्रॉपर्टी और संपदा, उसे धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर वोट देने का अधिकार होगा। वोट देने का उससे क्या होगा? अधिकार होगा। या धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, वोट देने का अधिकार होगा। या आप लोग लिख सकते हैं कि वोट देने में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी भाई ऐसा नहीं होना चाहिए सिंपल कि भाई वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम रिलीजन का है, तो भाई मुस्लिम वाला वोट नहीं कर सकता, हिंदू वाला कर सकता है। यानी कोई भी बस क्या है 18 साल की एज पूरी कर ली है तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेडीज हो या पुरुष हो, या उसके पास एजुकेशन है या नहीं हो, भाई उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर वो 18 साल का है तो वो वोट करने का उसको क्या है? अधिकार है। यही दोस्तों हमारा क्या है? हमारे संविधान की खास विशेषता है। कई देशों में आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के धर्म को क्या है, हर तरह के व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों यहां पे नोट में क्या लिखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों ध्यान रखना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश आज़ादी से पहले वोट देने का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों को था। मैंने आप लोगों को बताया था, जो पढ़े लिखे हैं, जो राजनीति में है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो जमींदार है, उन्हीं व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हुआ करता था। समझ आया? तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, 1989 में। आप लोग देखो, अब कई बच्चों के बाद में दिमाग में ये घूम रहा होगा कि संविधान संशोधन क्या होता है। अब आप लोग बताओ दोस्तों, जब हमारा संविधान बनाया तब उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन बनाए थे उस टाइम के समाज के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता है हर 5 साल में बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, कल्चर के साथ ही तो हमारा संविधान बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ उसमें बदलना तो पड़ेगा। तो संविधान में कुछ परिवर्तन करना ही क्या होता है दोस्तों? संविधान में संशोधन होता है।
समझ आया। और ये लगातार दोस्तों हमारा चलता रहेगा। तो इसी तरह जो हमारा हमने क्या किया भाई, पहला संविधान में संशोधन किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरे नंबर पर किया, चौथे नंबर पर किया, ऐसे करते करते जो हमारा 61वां जो हमारा संशोधन था संविधान में, वो कौन सा था कि हमने ना 21 से घटाकर उम्र कितनी कर दी थी, 18 वोट देने की। समझ आया। तो आप कह सकते हो 1989 तक दोस्तों 21 साल का व्यक्ति ही वोट दिया करता था, लेकिन उसके बाद अब कितने साल का व्यक्ति देता है, 18 साल का। तो दोस्तों ये थी हमारी विशेषता। चलिए नेक्स्ट विशेषता पे आते हैं, हमारी थर्ड फीचर्स पे। नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, ठीक है, और समझ आ रहा है ना। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करे कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं समझ आ रहा, या हमारा इंग्लिश में दिक्कत है या हिंदी में दिक्कत है, तो थोड़ा सा कमेंट करके रिव्यू दिया करो बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड फीचर्स पे। पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरी क्या पढ़ी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा, ठीक है। थर्ड विशेषता पे आते हैं दोस्तों। थर्ड विशेषता लिखो, पहले हेडिंग ये है हमारा क्या, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। फिर है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और आप लोग लिखोगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हेडिंग है आप लोगों की हमारी विशेषता 3 की, ठीक है। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एक की। सबसे पहले आप लोग लिखना, ए पॉइंट डाल के लिख लेना, ए मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, मौलिक अधिकार। दोस्तों हमारे संविधान की एक बहुत ही खास विशेषता है क्या कि हम लोगों को, प्रत्येक भारतीय लोग को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि भाई ये अधिकार तो आप लोगों का बनता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या था कि फ्रांस से हमारा स्टार्ट हुआ था। पहले जमानों में क्या हुआ करता था, राजा महाराजा राज किया करते थे और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं दिया हुआ था, यानी राजा के अकॉर्डिंग ही सारी प्रजा को क्या होना पड़ता था, लाइफ सर्वाइव करनी पड़ती थी, यानी जैसा राजा कहा करता था सबको ऐसा ही करना पड़ता था, यानी हमारे अधिकारों के बारे में कोई बातें नहीं चली हुई थी। लेकिन दोस्तों फ्रांस से ये कहानी स्टार्ट हुई। फ्रांस में जब राजा के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, तब वहां से स्वतंत्रता की डिमांड, यानी हमारी डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी हम इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। स्वतंत्रता की बात हमारी कहां से उठ के आई, फ्रांस से। तो बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि मौलिक अधिकार जो है हम लोगों को दिए गए हैं संविधान में, तो कौन से भाग में अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को। अब आप बताओ, सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि संविधान के कौन से भाग में दोस्तों, कौन से पार्ट में, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद कितना से कितना दोस्तों, 12 से 35, 12 से 35। आप लोग लिखोगे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। समझ आया, फंडामेंटल राइट्स का क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है ना कि मौलिक अधिकार कहां पे डिफाइन है हमारे संविधान में, तो भाग 3 में। फिर लिखोगे आप लोग, इसी में लिखना है कि मौलिक अधिकारों की, लिखोगे कि मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब फिर से आप लोगों को पता चल गया, जब संविधान बना, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 7 थी। साथ लिखते जाओ, मौलिक अधिकार, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7। फिर लिखोगे लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, फंडामेंटल राइट्स के नंबर आज के टाइम में कितने दोस्तों, 6 है। कितने हैं, 6 है। अब ये अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि हमारे संविधान में क्या क्या है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भी है हमारे संविधान में। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे आप लोगों को, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन आज के टाइम में कितने हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो नोट में लिखोगे दोस्तों, नोट में क्या लिखोगे कि वो 7वां जो कौन सा था वो जो हटा दिया गया, तो आप लोग नोट में वही लिखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आप लोग लिखोगे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है दोस्तों, संविधान संशोधन
कब हुआ था? 1976। ये साल भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, कभी मैं ऐसे नहीं बता रहा। 61वां कब हुआ था? 1989। 42वां कब हुआ था? 1976। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संपत्ति का अधिकार, दोस्तों हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, वो जो 7वां था, संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स अनुच्छेद 31 से हटाकर, 31 या 19A लिख सकते हैं आप लोग, दोनों में था, या 31 या 19A से हटाकर अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, आप लोगों से मैंने लिखवाया क्या है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले वो हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो पहले कहाँ था, कौन से अनुच्छेद में था? 31वें अनुच्छेद में रखा हुआ था या 19A में रखा हुआ था। तो सरकार ने क्या किया, वहां से हटाकर उसको अब आर्टिकल 300A में रख दिया, और दूसरा उसको अब वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं, वो हमारा एक कानूनी अधिकार है। दोस्तों कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, यानी कानून के अकॉर्डिंग आप लोगों को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार में दोस्तों क्या है? फर्क होता है। समझ आया क्या है? वो हम धीरे धीरे बताएंगे आप लोगों को क्या फर्क होता है। ये हर एक बात मैं आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर कराने वाला हूं, लेकिन अगर यहां पे बताने लग गया तो पता नहीं इसी टॉपिक में हम घुस जाएंगे, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये सारी बातें मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखना कि आज के टाइम में कितने मौलिक अधिकारों की संख्या है? 6। पहले कितनी थी? 7। कौन सा हटा दिया, कहां से हटा दिया, कहां रख दिया, तो ये बस आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, और कहाँ पे डिफाइन है मौलिक अधिकार संविधान में, कहाँ है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। थर्ड, इसी का बी पॉइंट आ गया दोस्तों। यहाँ पे मौलिक अधिकार डिस्कस कर लिया कि हमारे संविधान ने हम लोगों को क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि आप लोग स्वतंत्र है, अपने ढंग से जियो, या राजा के ढंग से थोड़ी ना जीना है हम लोगों को। समझ आया? ठीक है, हम कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, तो यही तो हमारे क्या है? अधिकार है। लेकिन पहले ये अधिकार नहीं हुआ करते थे। राजा ने जो धर्म थोप दिया आप लोगों के ऊपर, वही धर्म आप लोगों को मानना होता था। राजा ने जहां कह दिया आप लोगों को, वहां आप लोग नहीं जा सकते थे। तो ये मौलिक अधिकार कहां थे? आप लोगों के नहीं थे। लेकिन फ्रांस से ये हमारे स्टार्ट हुए दोस्तों। ठीक है, कि सब लोगों को अधिकार मिलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम अपना मौलिक कर्तव्यों के बारे में। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताता हूं आप लोगों को। तीसरी ही विशेषता है, आप लोग बी पॉइंट लिखोगे, वही क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले तो आप लोग एज इट इज लिखो दोस्तों कि भाई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले लिखो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में कहां पे डिफाइन है, आप लोग ही बताओ। भाग 4 में, पार्ट 4 में, अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51। यानी भारतीय संविधान में, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से 51 में आते हैं या प्रावधान है। ठीक है, कहाँ पे आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में, अनुच्छेद कितना से कितना? 36 से लेके 35 तक। अब बात सुनो दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या हैं? कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि ये है क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ध्यान रखना दोस्तों, यानी ये हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान सभा थी, उन्होंने क्या कहा भाई? उन्होंने कहा कि भाई जब भी आप लोग, हमारी संसद कानून बनाती है देश में, उन्होंने संसद को कहा, यानी राज्य का मतलब है देश को कहा, हमारी संसद को कहा कि भाई जब भी आप लोग देश में कोई भी कानून बनाओगे ना, कोई भी कानून बनाओगे, तो भाग 4 में जाना, और जो बातें 36 से 51 में लिखी गई है, उन बातों को ध्यान में रखकर आप लोगों को क्या बनाना है? कानून बनाना है।
समझ आया? मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूं। देखो ना कि राज्य का मतलब देश की बात हो रही है यहाँ पे। राज्य के नीति निर्देशक, यानी जब भी राज्य कोई भी पॉलिसी बनाएगी तो उसके लिए कुछ निर्देश है, उन निर्देशों का उसे क्या करना है, पालन करना है। उसी को हम दोस्तों कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। समझ आया? और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, वैसे ये टॉपिक हम करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाई संसद के ऊपर है, चाहे इसकी बात को माने या ना माने। ठीक है, एक छोटा सा मैंने बता दिया है, आप लोगों को हिंट दे दिया है, वो मैं जब ये जो टॉपिक आएगा वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करूँगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे है। तो एक बात और ऐड करना दोस्तों, मौलिक अधिकारों में भी ऐड कर लेना और यहाँ भी ऐड कर लेना। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तत्व है, वो हम लोगों ने दोस्तों कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड से अडॉप्ट किए हैं। कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखना। यानी हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी आयरलैंड के संविधान में ये बातें थी, तो हमने क्या किया, वहां से अडॉप्ट कर ली, हमने वहां से ये बात अच्छी लगी और हमारे संविधान में भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मौलिक अधिकार पहले कहाँ पे थे, यूएसए के संविधान में थे, हमको अच्छा लगा तो हमने अपने संविधान में भी क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो आप लोगों से यही आते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरणा लेकर हमने लिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने रसिया से ली है, रूस से ली है। ठीक है, अब सी पॉइंट इसी के बारे में लिखोगे आप लोग कि मौलिक कर्तव्य। क्या लिखोगे, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि विशेषता पढ़ रहे हैं, ए बी और सी पढ़ा हम लोगों ने। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखो दोस्तों। पहले तो कहां पे वर्णन है, अभी मैंने बताया संविधान में मौलिक कर्तव्य, संविधान में भाग कितने में दोस्तों, 4 का, पार्ट 4 का, आर्टिकल्स कौन सा, अनुच्छेद 1 ही आर्टिकल्स है 51 का, में वर्णन है, में वर्णन है। पहली बात भाई लिख लिया आप लोगों ने, कहाँ पे वर्णन है, पहले तो यही है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, अनुच्छेद यहाँ पे है। कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, फिर से आप लोगों लिखोगे कि मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने रूस के संविधान से लिया है। कहाँ से, रूस के संविधान से। दूसरी विशेषता हो गई हमारी। थर्ड जो इसके बारे में लिखोगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, दोस्तों ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में डिफाइन नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिखोगे कि मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग, कि जब संविधान बना मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, वर्णन एक्सप्लेन नहीं था, या मूल कर्तव्य थे ही नहीं वहां पे। कहां पे, जब मूल संविधान यानी जब संविधान बना मौलिक कर्तव्य हमारे नहीं थे। अब क्या होता है ये मैं डिस्कस करूंगा। फिर नोट लिख के लिखोगे, नोट कि फिर से वही कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, अभी अभी बताया मैंने 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब पहले लिखते जाओ एज इट इज। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट में ध्यान रखना दोस्तों। अब पहले मैं डिस्कस करता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य हम लोगों को दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। क्या होते हैं मौलिक कर्तव्य, भाई सरकार कहती है या हमारा संविधान कहता है कि भाई आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है, यानी हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति। ये नहीं है कि सारा का सारा जो संविधान थोप दे आपके ऊपर वही आप लोगों को करना है। आप लोगों का भी तो कुछ ड्यूटी है यार, कि भाई आप लोगों को अपने माता पिता की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, ये हमारा ड्यूटी भी है दोस्तों। समझ आया, सब कुछ कानून के ऊपर हम लोगों को नहीं थोपना है। तो यही है मौलिक कर्तव्य। कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। कौन से भाग में डिफाइन है, 51 का में। मौलिक क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे हमारे, नहीं थे भाई। कब अडॉप्ट किए हम लोगों ने, 1976 के बाद हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को हमने ऐड किया। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां। किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को हमने, वो कौन सी कमेटी थी उसकी सिफारिश पे ऐड किया था हमारे संविधान में, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी।
समझ आया। तो दोस्तों ये थी हमारी थर्ड विशेषता, मौलिक अधिकार पढ़ा हम लोगों ने, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये सारी बातें हमारे संविधान में डिफाइन है और वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी हुई है, संविधान की विशेषता है क्या हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विशेषता पे बात करते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है, मैं बहुत ही छटनी करके आया हूं, ठीक है, यानी वही आप लोगों को करा रहा हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेवजह का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो प्रत्येक एक लाइन का आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए अब हमारी फोर्थ विशेषता देख लेते हैं भाई। चौथी विशेषता, हमारे देश में दोस्तों आप लोग लिखोगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या है? स्वतंत्र निष्पक्षपालिका न्यायपालिका, यानी एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर जुडिशरी। इसका मतलब क्या है? अब सुनो भाई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी हमारे देश में दोस्तों जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी का क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है। भाई आप लोग ध्यान रखना कि इसमें लिखना क्या है, पहले लिखो फिर मैं समझाता हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों और संविधान, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक, यानी जिसको हम कस्टोडियन बोलते हैं दोस्तों, यानी जो उसकी रक्षा करता है, हमारे संविधान की रक्षा या हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा, हमारे मौलिक अधिकारों और संविधान का संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों? न्यायपालिका की है। आप लोगों से क्वेश्चन आता है यहाँ से, कैसे क्वेश्चन आएगा कि हमारे संविधान का संरक्षक कौन है, यानी ये मैंने क्या लिखा है दोस्तों, आप लोग ये बताओ कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है भाई, पावर सारी की सारी उन्हीं के पास है, पार्लियामेंट। अगर किसी को पार्लियामेंट नहीं पता तो धीरे धीरे हम लोग अपना स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या है, बस सुनते जाओ। हमारे देश में कानून संसद बनाती है। तो दोस्तों संसद क्या भाई, वो तो अगर कानून बनाने का अधिकार हमने उनको दिया है, तब उनकी मर्जी थोड़ी है कि वो जैसा चाहे वैसा कानून बना दे। फिर तो वो कुछ ही व्यक्ति हमारे पूरे देश पे राज कर लेंगे, तानाशाही ले आएंगे, यानी जैसा वो कहेंगे क्या वैसा ही करेंगे हम लोग। नहीं दोस्तों, संसद जब भी कोई कानून बनाती है तो हमारी न्यायपालिका वहां पे रोल में आ जाती है। जुडिशरी क्या करती है? उस कानून को ध्यान से देखती है कि क्या ये जो उन्होंने कानून बनाया है, क्या ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी? खारिज कर देगी कि ये हमारे देश में संविधान नहीं ये जो आप लोगों ने कानून बनाया है ये हम लोग नहीं ला सकते यहाँ पे। तो हमारे संविधान का या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का वो जब चाहे हम लोगों को वैसे ही ढाल देंगे क्या? पार्लियामेंट नहीं। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करती है? तो हमारी न्यायपालिका करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। समझ आया? तो बस आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ा सा सिंपल ध्यान रखना था कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का जिम्मेवारी किसकी है, या संविधान की जिम्मेवारी, उसके बचाव की जिम्मेवारी किसकी है? न्यायपालिका की है, जुडिशरी की है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी फोर्थ विशेषता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट विशेषता पे बात करते हैं। हमारी पांचवी विशेषता आ गई है कि हमारे संविधान में और क्या विशेषता है। तो पांचवी लिखो दोस्तों, एकल नागरिकता। हमारे संविधान ने हम लोगों को एक ही नागरिकता दी है, यानी जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। दोस्तों आप लोग लिखोगे कि हमारे संविधान में नागरिकता आ गया, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? आप लोग लिखोगे कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग दो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स कितने से कितना? 5 से 11 में वर्णन है। पहले तो नागरिकता का वर्णन, यानी नागरिकता का मतलब है कौन भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। इसका वर्णन कौन करेगा? हमारा संविधान का पार्ट 2 करेगा। आर्टिकल्स 5 से 11 बताएंगे कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना एकल नागरिकता हमारे संविधान में दी गई है हम लोगों को।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछा जाए आप कहाँ के नागरिक हैं, तो आप लोग दोस्तों भारतीय नागरिक है, किसी स्टेट के नागरिक नहीं है, यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली के नागरिक नहीं है, आप लोग एक ही के नागरिक हो और वो है हमारा देश भारत। तो इसी को हम एकल नागरिकता कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे डिफाइन एक बात और लिख लेना, सेकंड पॉइंट, कि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया है हम लोगों ने। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है। ये क्या चीजें कहां से ली है ये मैं आगे आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं, अभी के लिए धीरे धीरे आप लोग समझते जाओ, ठीक है। तो दोस्तों एकल नागरिकता, अगर आप लोग अमेरिका में जाओगे तो वहां पे क्या है दोस्तों, 50 अलग अलग राज्य हैं, तो वहां के जो नागरिक है वो अमेरिका के तो नागरिक है ही, साथ में उन राज्यों के भी नागरिक है। कोई कैलिफोर्निया का नागरिक है तो वो अमेरिका का भी नागरिक है, समझ आया। तो मैनहट्टन का नागरिक है तो अमेरिका का भी नागरिक है। यानी वहां पे अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, डुअल सिटीजनशिप है। राज्य अपनी अलग से क्या देता है? नागरिकता, और देश की अलग से क्या है? नागरिकता है। क्या हमारे यहाँ पे है? नहीं है दोस्तों। हमारे संविधान की विशेषता दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये हमारी विशेषता थी 5वीं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखोगे आपात अनुबंध। आपात अनुबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये क्या है भाई? तो पहले तो लिखो, इसमें क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान की भाग 18 दोस्तों, भाग 18 अनुच्छेद कितना से कितना? भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में तीन तरह के आपातकाल का प्रावधान है, प्रोविजंस है। यानी दोस्तों हमारे देश में 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही पॉइंट लिखवा रहा हूं जो आप लोगों के पेपर के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपात अनुबंध यानी हमारे देश में 3 तरह की आपातकाल स्थिति होती है, 3 तरह के आपातकाल है दोस्तों। कौन कौन सा वो 3 तरह के? पहला आपातकाल लिखो, पहला आपातकाल कितने तरह के हैं? 3 तरह के। एक होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम दोस्तों नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल दोस्तों 352 में डिफाइन है। फिर लिखोगे आप लोग राज्य या संवैधानिक आपातकाल, यानी जिसको हम स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, या इसी को दोस्तों राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये दोस्तों हमारा डिफाइन है आर्टिकल 356 में। एक आपातकाल हो गया हमारे देश में, दूसरा आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगता है। ये आपातकाल क्या है जब इनका चैप्टर आएगा वहां पे डिफाइन करूंगा, अभी यहां पे डिफाइन आप लोगों को नहीं करने वाला, बस आप लोग डिफाइन करना कि कहां पे रखे गए हैं हमारे संविधान में। तीसरा जो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 360 में, ठीक है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। ये हमारे 3 तरह के क्या है हमारे देश में आपातकाल हम लोगों को दिए गए हैं हमारे संविधान में। और यहां से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, एक बात क्या ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है? जब किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए। बहुत सारी कंडीशन है, वो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा आप लोगों को। बस आप लोग ध्यान क्या रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल आज तक भारत में कितनी बार लगा है? तो दोस्तों वो 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। राज्य या संवैधानिक या राष्ट्रपति शासन देश में कितनी बार लगा है? ये तो भाई लगता ही रहता है, 100+ जा चुका है। वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लगा है? तो ध्यान रखना एक बार भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल का मतलब है कि देश के पास जब पैसा बिल्कुल ना बचा हो तो उस समय देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है, एक आपातकाल लगा सकती है और उसी को हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का केस चला हुआ है तो इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, किसी के पास पैसा नहीं है दोस्तों। तो इस कंडीशन में सरकारें सोच रही थी हमारी कि क्या हम लोगों को फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की कंडीशन आ गई है, क्या हम वित्तीय आपातकाल लगाने का काम आ गया है, क्या हम लगा सकते हैं? तो लगाया तो नहीं, लेकिन बातें उठ रही थी
वित्तीय आपातकाल, तो देश में कितनी बार लगा है? आज तक दोस्तों नहीं लगा। ये है हमारे आपातकाल से संबंधित प्रोविजंस। कहाँ पे रखे गए हैं, कितने तरह के आपातकाल होते हैं, कौन कौन सा है, कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये थी दोस्तों हमारी 5वीं विशेषता। अब हम बात करते हैं अपना 6th विशेषता पे। तो चलिए दोस्तों, एक है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमारी विशेषता है हमारे संविधान की। यानी हमारे देश में कहाँ से लिया गया है पहली संसदीय शासन प्रणाली? हम लोगों ने फिर से वही ब्रिटेन से। दोस्तों हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि भाई लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, यानी एक संसद है और वही हमारे देश में क्या करती है? शासन करती है। तो वही उसी को क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। समझ आया? तो सेम ये एक ऐसा प्रोविजन कहाँ पे था? ब्रिटेन में। वो ऐसे ही देश पे शासन करते थे, तो हमने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया। तो आज के टाइम में हमारा भी शासन कैसे चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही हमारा देश चल रहा है। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार है दोस्तों। प्रेसिडेंशियल वाली क्या है वहाँ पे? गवर्नमेंट सिस्टम है। वो क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। बस सिंपल एक छोटा सा पॉइंट था कि कैसा प्रणाली है हमारे देश में। लास्ट पॉइंट दोस्तों बात करते हैं संविधान में नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अनम्यता का मिश्रण तो आप लोग लिखोगे मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉन फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या है दोस्तों? इस पॉइंट को समझो। दोस्तों हमारा संविधान क्या है भाई? हमारे संविधान में कुछ बातें ऐसी है जो हमारी संसद बिल्कुल आसानी से उसको क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। हमारे संविधान में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि हमारी संसद को वो उसमें चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। यानी कुछ चीज़ों को तो बिल्कुल ईजी हम लोग हमारे संविधान को परिवर्तन कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम लोग बदलाव करना एक बहुत ही बड़ा काम है। जैसे अगर संसद हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करेगी, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना चाहती है, तो भाई उसको बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। उसको दोनों हाउस से पास करवाना पड़ेगा। हर राज्य की क्या करनी पड़ेगी? आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। यानी बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा, यानी बहुत मुश्किल से क्या कर सकती है वो उसमें परिवर्तन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो बिल्कुल आसानी से ही क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है हमारे संविधान में। तो यही एक मिक्सचर है हमारे संविधान का कि जो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है, नॉन फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है। यही इसकी क्या थी? हमारी विशेषता थी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से बहुत लंबी वीडियो होगी आज के लिए, तो नेक्स्ट एक पार्ट 3 और लेके आएंगे। ठीक है, 1-2 विशेषताएं बची है, वहां पे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आई थिंक ये विशेषता आप लोगों को सारी की सारी समझ में आई होगी दोस्तों। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस टाइम।